क्या है? अंकित एक पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है, किंतु पतंग उड़ नहीं रही है। उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत आसान है। उसे पवन की दिशा में पतंग उड़ानी चाहिए। बहती हवा पतंग को आसमान में चढ़ने में सहायता करती है। हम इस बहती हवा को ही पवन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पवन के बहने का कारण क्या है? तो सुनो, ये हमारे वायुमंडल में वायु के दाब में आने वाले अंतरों के कारण बहती है। पवन दाब डालती है। आपने कभी सोचा है हमारे फेफड़े सांस कैसे खींचते हैं? तो सुने, ये वायु का दाब ही है जो वायु को हमारे फेफड़ों में पहुंचाता है। पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। ये गैसें पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती हैं। इस दाब को ही हम वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल 80 किलोमीटर तक गहरा है। हम जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते जाते हैं, वायु दाब कम होता जाता है। वायु हमारे शरीर पर भी दाब डालती है। क्रियाकलाप। आइए यह सिद्ध करने के लिए वायु दाब डालती है, हम एक क्रियाकलाप करें। एक टिन के एक डिब्बे में आधे तक पानी भरकर इसे बर्नर पर गर्म करें। जब पानी गर्म होना शुरू करे तो आग को बंद कर दें और टिन के डिब्बे पर तुरंत एक ढक्कन डाल दें। फिर उस डिब्बे को सावधानी पूर्वक एक वॉश बेसिन में रखें और उस पर पानी टूंटी से पानी खोलें। आप क्या देखते हैं? डिब्बे का आकार विकृत हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? डिब्बे पर पानी उड़ेलने से उसके अंदर जमी भाप अंदर की वायु को थोड़ा कम कर देती है। इसका अर्थ है कि डिब्बे के बाह्य वायुदाब से भीतर का वायुदाब घटता है। परिणाम स्वरूप डिब्बा विकृत हो जाता है। इस तरह आपने जाना कि वायु दाब डालती है। पवन एवं वायुदाब। क्या आप जानते हैं कि तेज गति से बहती हवा घरों की कमजोर छतों को उड़ा सकती है? वायु के तेज गति से बहने के समय वायुदाब कम रहता है। आइए इसे एक क्रियाकलाप से समझें। कागज का एक टुकड़ा लें और इसे मरोड़कर एक गेंद बनाएं। आप शीशे की एक खाली बोतल लें और कागज की उस गेंद को इसके ठीक मुंह के अंदर रख दें। गेंद पर फूंक मार दें। इसे अंदर ढकेलने का प्रयास करें और अब गौर से देखें, कागज की ये गेंद बोतल के भीतर नहीं जा रही। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? वास्तव में जब हम बोतल के मुंह में फूंक मारते हैं तो मुंह के आसपास की वायु की गति तेज होती है। इससे वहां के दाब में कमी आ जाती है। बोतल के भीतर का वायुदाब उसके नजदीक के वायुदाब से ज्यादा होता है। जब हम गेंद को भीतर ले जाने के लिए उस पर फूंक मारते हैं तो बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर धकेलती है। इस तरह बच्चों, हमने जाना कि वायु के तेज गति से बहने के समय वायुदाब कम रहता है। गर्म होने पर वायु फैलती है। क्या आप बता सकते हैं कि धुआं हमेशा ऊपर ही क्यों उठता है? आइए एक साधारण क्रियाकलाप से इसका उत्तर जानें। लकड़ी की एक छड़ी लें और इसके बीच में एक धागा बांधें। फिर कागज के समान आकार के 2 थैले लें और उन्हें लकड़ी की छड़ों के दोनों सिरों पर उल्टा लटकाएं। छड़ी को एक धागे से पकड़ें और एक थैले के नीचे एक मोमबत्ती जलाएं। हम देखते हैं कि दोनों थैलों का संतुलन गड़बड़ा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। ये मोमबत्ती के ऊपर थैले को ढकेलती है। इस तरह हम पाते हैं
कि गर्म होने पर वायु दूर तक फैलती है और अंततः हल्की हो जाती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। तो बच्चों, यही कारण है कि धुआं हमेशा ऊपर की ओर उठता है। पवन का संचार। मेरे मन में एक सवाल है दादाजी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ राधिका, बिल्कुल। पृथ्वी पर हवा कैसे चलती है? ये समझना बहुत आसान है। गर्म पवन हल्की होती है, इसलिए ये एक स्थान पर ऊपर उठती है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र का वायु दाब निम्न हो जाता है। आसपास के क्षेत्रों की ठंडी पवन उस स्थान को भरने के लिए तेजी से आ जाती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। भूमध्य रेखा वो क्षेत्र है जहां ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में सूर्य के प्रकाश की अधिकतम गर्मी पड़ती है। इन क्षेत्रों में पवन गर्म रहती है। गर्म पवन ऊपर उठती है और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवा खाली क्षेत्र में प्रवेश कर उसे भर देती है। इस तरह ध्रुवों से गर्म देशांतरों तक वायु का संचार होता है। मानसूनी पवन। हम सभी को मानसून ऋतु के दौरान लंबी गर्मी से राहत मिलती है। आइए देखें कि ये मानसून आता कैसे है। गर्मी के मौसम के दौरान भूमध्य रेखा के करीब पृथ्वी तीव्रता से गर्म हो उठती है। सागरों में जल के तापक्रम की तुलना में पृथ्वी का तापक्रम ज्यादा होता है। गर्म पृथ्वी अपने ऊपर की वायु को गर्म कर देती है। परिणाम स्वरूप हल्की होने के कारण गर्म पवन ऊपर उठती और फैल जाती है। गर्म पृथ्वी अपने ऊपर की पवन को गर्म करती है। परिणाम स्वरूप हल्की होने के कारण गर्म पवन ऊपर उठती है और फैल जाती है। इसके फलस्वरूप पवन सागर से भूमि की ओर बहती है। इन हवाओं को हम मानसूनी हवा कहते हैं। मानसूनी पवन अपने साथ पानी लाती है, जिससे वर्षा होती है। तड़ित झंझा यानी गरज के साथ बरसात। क्या आप बता सकते हैं कि आकाश में बिजली कहां से आती है और कभी कभी बिजली पृथ्वी पर क्यों गिरती है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर का पता करें। बिजली और गरज के साथ बहने वाले तूफान को तड़ित झंझा कहते हैं। ये भारत जैसे गर्म उष्ण कटिबंधीय भूभाग में ज्यादा होती है। ये झंझाएं गर्म और नर्म पवन के ऊपर उठने से उत्पन्न होती हैं। जब नम वायु ऊपर उठती है तो ये ठंडी होने लगती है और वायु में मौजूद आर्द्रता सघन हो जाती है, जिससे बादल बनता है। बादल में पानी की बूंदों का बढ़ना जारी रहता है। जब बादल ऊपर की ओर फैल जाता है तो पानी की बूंदें ध्वनि और बिजली पैदा करती हुई नीचे गिरती हैं। इस घटना को हम तड़ित झंझा कहते हैं। चक्रवात। आपने चक्रवात के बारे में अवश्य सुना होगा। चक्रवात किसी निम्न वायुदाब के केंद्रीय क्षेत्र में तेजी से बहने वाली चक्कर काटती वायु के कारण उत्पन्न होने वाले घूमते हुए विशाल तूफान होते हैं। हम जानते हैं कि तड़ित झंझावात कैसे उत्पन्न होते हैं। अब आइए देखें कि ये चक्रवात कैसे बन जाता है। चक्रवात गर्म सागरों के ऊपर बनते हैं। गर्म सागर भी अपने ऊपर की वायु को गर्म करता है। जब नम वायु उठती है तो ये ठंडी हो जाती है और बादल का निर्माण करती है। सागर पर बना वायुदाब बादलों को खींचना शुरू करता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण बादल घूर्णन करने लगते हैं। इन बादलों का बढ़ना जारी रहता है और वे पहले की अपेक्षा
अधिक घूर्णन करना शुरू कर देते हैं। घूमती वायु तेजी से घूमने लगती है, जिससे एक विशाल चक्र बनता है, जिसका आकार 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। झंझावात का केंद्र शांत होता है। इसे तूफान का नेत्र कहते हैं। चक्रवात उत्पन्न होने के बाद चलना शुरू कर देता है। चक्रवात अति विनाशकारी होते हैं। ये पानी को 3 से 12 मीटर ऊंचाई तक ले जा सकता है। परिणाम स्वरूप पानी निचले तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करता है, जिससे जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता है। इसके कारण भयंकर बाढ़ें भी आया करती हैं। फलस्वरूप किसी स्थान की मिट्टी की उर्वरता भी कम हो सकती है। आज उपग्रहों और रडारों की सहायता से चक्रवातों की निगरानी की जाती है। टॉर्नेडो कीप के आकार का वायु का एक भयंकर बादल होता है, जो आकाश से पृथ्वी पर आता है। तेज टॉर्नेडो से भयंकर तबाही हो सकती है। ये बड़े भवनों को उड़ा सकता है, पेड़ों को उखाड़ सकता है और गाड़ियों को घुमाता हुआ दूर तक ले जा सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में चक्रवात ज्यादा आते हैं। सारांश। आइए हमने जो